हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर 11 का पार्ट 2। चैप्टर 11 के पार्ट 1 में आपने एक प्रैक्टिकल एक चार्ट बनते देखा, जो कि आपको सिखाता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी से कैसे अपने आप को अलग बना सकते हो और कैसे वो वैल्यू जनरेट कर सकते हो। वो चीज़ें आप ग्राफ के थ्रू एक फॉर्मेट के थ्रू उन सामने वाले को दिखा सकते हो कि जी हम कंपटीशन से इस तरह बैठ रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपने प्रैक्टिकल पार्ट 1 में समझी। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हम चलते हैं, कोई भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर्स वो तुलना के आधार पर डिसीजन लेता है, कंपैरिजन के आधार पे डिसीजन लेता है। ऐसा नहीं कि कोई भी हवाई डिसीजन ले ले। कि आपने देखा होगा, आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हो, चाहे वो फ़ोन खरीदने जाओ, लैपटॉप खरीदने जाओ, या आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाओ, या A to Z आप कुछ भी खरीदने जाओ, या आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ, है ना। आप खुद पे देखो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले कंपेयर करते हो कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस कंपनी का लैपटॉप अच्छा है, किस कंपनी का मोबाइल अच्छा है जो कम कीमत में अच्छी फीचर्स और फंक्शंस के साथ आता हो। तो आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो और उसके बाद डिसीजन लेते हो कि मुझको क्या परचेज करना है और क्या परचेज नहीं करना। ठीक है, तो ग्राहक सेम उसी की तरीके से होते हैं, जैसे हम हैं वैसे वो भी ग्राहक होते हैं, वो भी इंसान ही होते हैं। सेम जैसे हम कोई भी चीज़ ऐसी अननेसेसरी के विदाउट तुलना के विदाउट एनालिसिस करे नहीं खरीदते, सेम जो कस्टमर्स होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट हो या आपकी जो सर्विस हो या जो भी आपका सोल्यूशन हो, वो कंपटीशन से आपको उस चार्ट के थ्रू ये दिखाना है, उनको ये समझाना है कि हम कंपटीशन से इस तरीके से अलग है, इतने अलग है, इतनी वैल्यू हम आपको देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल, कल वाली वीडियो जिसने नहीं देखी हो वो वीडियो में प्रैक्टिकली उस चार्ट को देख सकता है और समझ सकता है कि कंपटीशन पोजीशन अपनी कैसे हम बना सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो मैं शायद देखता हूँ, अगर मेरे पास अभी भी होगा तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कुछ बच्चों ने हो सकता है मिसिंग कर दिया हो, तो मैं यहाँ पे इसको अभी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपना है चार्ट। ये अपना चार्ट है। ठीक, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको लिखना था कस्टमर्स की टॉप 1 2 3 4 5। जो भी कस्टमर्स की प्रायोरिटी थी वो आपको यहाँ पे लिखनी थी, जहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर्स टॉप 5 प्रायोरिटीज। उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, जो भी आपने पर्सोना बनाया होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वो टॉप 5 प्रायोरिटीज लिखनी थी, कस्टमर्स की मेन प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, अब उसकी प्रायोरिटीज लिखने के बाद आपको लिखना था कॉम्पिटिशन जो है, जो कॉम्पिटिटर है, जो प्रतिद्वंदी है आपका, उसकी एडवांटेज क्या है, उसकी खास चीज़ क्या है, वो कैसे इन लोगों की इस प्रायोरिटीज को पूरा कर रहे हैं, इन ग्राहकों की प्रायोरिटीज को पूरा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको देना था अपने ऑफर। अपने ऑफर, आपके अपने ऑफर जो भी थे, फिर आपको वो इसमें देने थे। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लो मैंने रिटेल का बिजनेस के बारे में आपको एग्जांपल दिया था, रिटेल बिजनेस, कि भाई सपोज आप पिकअप और ड्रॉप सर्विस एक रिटेल बिजनेस करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आप पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस अवेलेबल कर सकते हो। उससे लोगों का टाइम भी सेव होगा और आप बेहतर तरीके से उनको बता भी पाओगे। तो ये वो चार्ट था जिसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। और जब ये लिखी हुई होगी ना, तो आप ये देख सकते हो कि कंपटीशन की एडवांटेज क्या है जो वो कस्टमर्स को दे रहा है, और मेरा ऑफर कस्टमर्स के लिए क्या होगा, मेरा ऑफर कस्टमर्स के लिए क्या होगा। अब जो आपका ऑफर होना चाहिए वो आपके कंपटीशन से बेहतर होना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर होना चाहिए, तभी ये आएंगे। अगर ये तुलना करेंगे तो कैसे तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, रेट से कंपेयर करेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी से कंपेयर करेंगे, किसी चीज़ से तो कंपेयर करेंगे ना। तो वो सारी चीज़ें जब यहाँ पे लिखी हुई होगी इसके अंदर, तो आपको भी आसानी से समझ में आएगा और कस्टमर्स को भी आसानी से समझ में आएगा। और कंपटीशन की तो ऑलरेडी आप जानते ही हो कि भाई वो क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, कैसे दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा। तो ये बहुत क्लैरिटी कर देता है आपके लिए। ठीक है,
तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीजन था जो आपने यहाँ पे सीखा। अब हम बात कर लेते हैं, यह आपको जैसे मान लो सपोज ये चार्ट आपकी हेल्प कैसे करता है। ये चार्ट आपको फाइनली ये दिखा देगा कि आप किस पोजीशन पे हो, किस लेवल पे आप अपने आप को आपने पोजीशन किया हुआ है। अगर आपको ऊपर जाना है तो फिर आपको अपने आप को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने आप को और कुछ अच्छा लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, अपने आप को रिफाइन करने की ज़रूरत है, ताकि आप और ऊपर जाओ। आप तभी ऊपर जाओगे जब आप अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहोगे, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, और जो कस्टमर्स फीडबैक है उसको फिर फॉरवर्ड करते रहोगे। जैसे मान लो सपोज कोई कंप्लेन आई, कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, आपने इम्प्रूवमेंट्स किया और कस्टमर को डिलीवर कर दी, तो इससे क्या है ना, कस्टमर्स के मन में आपका जो फेथ होगा वो जमा रहेगा और वो कहीं पे भी आपको छोड़ के इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अब चलते हैं आगे। इसको एक मैट्रिक ग्राफ्स भी होता है जिसमें आप एक एल टाइप का होता है, वो वाई और एक्स के तरीके से होता है, तो वो कभी मैं हो सकता है आपको बाद में समझाऊंगा प्रैक्टिकली, उसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, उसमें पोजीशन वो ग्राफ बन के आ जाते हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये अब जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी एक्सेल शीट दिखाई थी जिसमें मैंने बोला था कि इस कॉलम में ये चीज़ें भर देना, आप जब आपके सामने वो फॉर्मेट रहेगा ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। अगर मान लो वो मैच नहीं हुए आपके कस्टमर की प्रायोरिटी, सपोज मान लो आपके कस्टमर की कुछ भी 2 प्रायोरिटीज हो, है ना, और उधर आपके ऑफर हो। अब जो आपके ऑफर है ना, वो उसकी प्रायोरिटी को पूरा नहीं कर रहे, कस्टमर्स की प्रायोरिटी को पूरा नहीं कर रहे, तो आप गैप समझ में आ जाएगा आपको, तुरंत आप समझ पाओगे यार मैंने तो प्रोडक्ट ही गलत बना दिया या मैंने समझा ही नहीं सही से इनकी नीड को। आपको 1 सेकंड में ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैंने अपने जो ऑफर दिए थे वो तो इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं, या इनकी प्रायोरिटी है इसलिए मैं कंपटीशन से आगे हूँ। ये चीज़ें जब आप लिखोगे प्रैक्टिकली एक्सेल शीट पे, जो मैंने आपको दिखाया था इस ग्राफ में लिखोगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ये ग्राफ ऑलरेडी आपके सामने होगा। अब कस्टमर्स की टॉप प्रायोरिटीज आपको पता होगी 5, कॉम्पिटिटर उसको दे रहा है, ये भी आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई कंपटीशन तो ये चीज़ें फुलफिल कर रहा है, तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, भाई आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये तो आपको ही पता होगा ना। अगर आप कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, फिर आप कंपटीशन से आगे हो या आगे जाने की प्लानिंग कर रहे हो। और अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस इनकी उस ज़रूरत को ही पूरा नहीं कर रही तो कौन खरीदेगा आपसे। ये तो कस्टमर तो कंपेयर करके बता देगा ना, भाई मैं उस कंपनी का सामान लेता हूँ, उसमें मुझे ये फ़ायदे मिलते हैं, ये चीज़ें मिलती है, और तो मैं आपसे क्यों लूँ। तो आपको अपना कोर, अपनी फाउंडेशन और अपने जो ऑफर्स होंगे, जो आप प्रोडक्ट या सर्विसेज या सॉल्यूशन जो भी दे रहे हो, वो कंपटीशन को एनालिसिस करके उसके एडवांटेज को देखते हुए ही मार्केट में लॉन्च करें। अदरवाइज अगर आप ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस लेके आते हो जो ऑलरेडी कंपटीशन को बीट कर ही नहीं सकती, तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे, आप ऑलरेडी पैसा और टाइम अपना वेस्ट करोगे, या फिर एक छोटे मोटे एरिया में ही अपने काम को रोजी रोटी के तौर पे जैसे नॉर्मल करते हैं लोग उसी तरीके से करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2, जो चैप्टर 11 का पार्ट 2 था, इसमें इतना ही। बाकी अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ क्लैरिटी ना मिली हो, तो मेरे इस YouTube चैनल पे जब आप डिटेल्स में जाओगे तो ऑलरेडी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, या मैं ऑलरेडी आपको कॉल कर लूँगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो सके इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, हमारा चैप्टर 12 होगा, जिसमें आप ये सुनिश्चित करोगे कि डिसीजन मेकिंग यूनिट, कस्टमर डिसीजन मेकिंग यूनिट्स क्या होती है और इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है, कैसे बिजनेस में आपकी हेल्प करते हैं। तो कल जो हम सीखेंगे चैप्टर 12 के पार्ट 1 में, वो सीखेंगे डिटरमाइन द कस्टमर डिसीजन मेकिंग यूनिट, DMU, डिसीजन मेकिंग यूनिट्स क्या होती है ना, उसके बारे में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल और शुरू करते हैं अपनी चैप्टर 12 को बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स और बहुत अच्छी उसके साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज के लिए थैंक यू सो मच।